इतिहास पढ़ा है जीएस में तो आपने एक शब्द को जरूर सुना होगा जिसको बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है, तो मध्यकाल की एक सामान्य विशेषता है सामंतवाद, जो लगभग दुनिया के हर क्षेत्र में दिखती है। किसी भी कृषि प्रधान समाज में सामंतवाद का पैदा हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल आता है। अगर आधुनिक काल किसी काल विशेष में होता तो दुनिया के हर देश में एक साथ आता, और दुनिया के हर देश में आधुनिक काल अलग अलग समय पे आता है। इसका मतलब है कि आधुनिक काल का संबंध किसी काल से नहीं है, कुछ खास प्रवृत्तियों से है। वो प्रवृत्तियां जिस देश में जब पैदा होंगी तब से उस देश का आधुनिक काल शुरू होगा, ऐसा मानेंगे। आज मैं आपको ज्यादा गहरी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों की उबासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पता लग रहा है कि समझने और नींद आने में गहरा संबंध है। तो आप लोग रुचि ले रहे हैं या लग रहा है कि थोड़ा हल्का ही रहता तो अच्छा रहता? आपको आनंद आ रहा है इसमें? तो सामंतवाद का जो अगला चरण है उसको बोलते हैं पूंजीवाद। आज हो सकता है कि पूरी क्लास में हमें केवल कुछ सिद्धांत ही समझने का मौका मिले, क्योंकि समझ लेंगे तो हमेशा सहज रहेंगे, वरना दुविधा रहेगी। मतलब मेरा मानना है कि पढ़ाई का असली मतलब है कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम साफ, कि कोई आपको उलझा ही ना सके। तो आज की क्लास का पर्पस ये है, थोड़ा सा साथ दीजिए। अब जो भी बच्चा उबासी लेगा मैं उससे खड़ा करके उससे गाना सुनूंगा एक, ठीक है? गाना सुना देना, क्या दिक्कत है? और ना आता हो तो एक गाना इसके लिए बनाया गया है, गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं। बहुत सुंदर गाना है, अस्तित्व नाम की एक फिल्म थी शायद, उसमें था। आप लोगों को पता ही होगा। ये फिल्म विशेषज्ञ जनता यहां बैठी हुई है, नहीं पता आप लोगों को? गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं। ये गीत नहीं सुना आप लोगों ने? गूगल करो जल्दी से, बताओ कौन सी फिल्म का है? घर में करेंगे, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व नाम की फिल्म थी, उसमें था, लेकिन हो सकता है कोई और फिल्म हो। तो मध्यकाल में जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही थी उसको सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होता है? फ्यूडलिज्म। ठीक। आधुनिक काल में जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं पूंजीवाद, यानी कि कैपिटलिज्म। सामंतवाद में केंद्र में क्या था? ग्राम थे या शहर थे? ग्राम थे। पूंजीवाद के केंद्र में शहर है, ये बात आप सबको पता है। सामंतवाद में गांवों के अंदर आमतौर पर संयुक्त परिवारों का क्रेज ज्यादा है, क्योंकि किसी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवार का संयुक्त होना सामान्य बात है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि परिवार का संयुक्त होना और एकल होना, इसके आर्थिक कारण होते हैं, भावनात्मक कारण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। और शहरों में जब परिवार आए तो आमतौर पर वो परिवार एकल परिवार हुए। इसके पीछे भी सामाजिक से ज्यादा गहरे कारण आर्थिक है। मैं भी लिंक समझाऊंगा सब चीजों का आपको कैसे हुआ। गांव की दुनिया में धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो धर्म और जाति और नस्ल, इनका महत्व गांव की दुनिया में ज्यादा रहता है, और शहर की दुनिया में इन चीजों का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। कम होना लाजमी हो जाता है, उससे कोई चारा नहीं है हमारे पास। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों को इस बारे में जानकारी है कि आपके दोनों तरफ बैठे हुए व्यक्ति किस जाति के हैं? कोई जानता है आप में से? नहीं जानता। मतलब कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त बैठा है बाई चांस तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप नहीं जानते। आप में से कितने लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है? फर्क भी नहीं पड़ता। पड़ता है तो बोलेंगे तो नहीं। दिल्ली है, 2018 है, बोलना ठीक नहीं लगता है। पर अगर आप गांव में होते तो ऐसी सभा में इस बात का ध्यान रखा जाता है ना रखा जाता? बैठने वाले बेशक बोलते नहीं, पर ध्यान रखते नहीं रखते? ध्यान रखते इस बात का। शहर में जाति व्यवस्था चल ही नहीं सकती। हाँ, कहीं कहीं चलती है, जैसे शादी ब्याह में चल जाती है। आप में से भी कम 50-60% लोग जब शादी करेंगे अपनी जाति में ही करेंगे, और अपने गोत्र से बाहर ही करेंगे। नहीं करेंगे, 50-60% कह रहा हूं भाई। और अच्छा, जाति में नहीं करेंगे का मतलब ये कि जाति में अच्छा मिलेगा तो भी नहीं करेंगे उससे, तब तो कर लेंगे ना। हाँ, जाति से ऐसी दुश्मनी छोड़ना कि तेरी जाति मेरी वाली जाति, अब तो नहीं करेंगे तुमसे। तो कह रहे मैं बहुत सुयोग्य वर हूं, मेरी बात तो सुनिए। ना ना ना, बात ही नहीं सुनेंगे, भागो यहाँ से, हमें दूसरी जाति से ही चाहिए कोई। ऐसा भी तो नहीं है ना भाई। सिर्फ इतना है कि जाति की सीमा नहीं है, किसी और जाति में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए ना। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप कितना भी क्रांति वांति करते रहे, अंततः आपकी शादी आपकी जाति में ही होगी? ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा कर लें?
हाँ देखिए, ये संख्या कम से कम 35% के आसपास है। और बाकी 15-20 में उनकी बात भी कर रहा हूँ जो भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ क्या होने वाला उनको एहसास नहीं है इस बात का। अभी उनको समाज की ताकत का एहसास नहीं है, अभी उनको सिर्फ अपनी ताकत का एहसास है। समय आने पर बड़े बड़े हीरो ठीक हो जाते हैं, तो आप भी हो जाएंगे, ऐसा क्या है। और आप में से कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता जाति से, कोई भी जाति हो मैं शादी करूंगा, मुझे घर से कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर के लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से 8-9% के आसपास है। 10 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 10%। अगला सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि दूल्हा या दुल्हन हिंदू है या मुसलमान है? मेरा जो अनुमान था वो था कि ये संख्या थोड़ी सी कम होगी, हाँ थोड़ी सी कम है उसकी तुलना में। हालांकि मुझे डाउट है कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कितना पता है। अभी आपके पेरेंट्स ने सही रंग दिखाया नहीं आपको, वो सही रंग सही परिस्थिति में ही दिखता है। अभी आपने ऐसा कहा नहीं ना, एक बार सैंपल ट्राई करके देखिए ना। अपने घर पे आज बोलिए कि पापा एक लड़का पसंद है, उसका नाम अहमद है, अहमद कुरैशी, और आप बोलना कि उसका नाम क्या है, साबिया परवीन है, ऐसा कुछ बोल दीजिए। और कोई मुस्लिम बच्चा तो बोल दे कि संजीव कुमार पसंद आ गया, वो लड़की हो तो, लड़का हो तो बोल दे कि मुझे राधा कुमारी पसंद आ गई है। और फिर उनका रिस्पॉन्स मुझे बताइए, कल होता है, आज ट्राई कीजिए और कल बताइएगा मुझे रिस्पॉन्स। सबसे पहले वो 3-4 सेकंड चुप रहेंगे, नहीं फोन पे चुप रहेंगे। फिर बोलेंगे अच्छा आओ घर आओ बात करते हैं। और अगर आप घर गए तो पढ़ाई लिखाई बंद आपकी उसके बाद, कि बहुत पढ़ाई कर ली, इतना ही काफी है, अब यही रहो, बहुत याद आती है तुम्हारी हमें। तो उतना आसान नहीं होता है। और असली सवाल अब है, आप कहेंगे नहीं ऐसा मैं जानता हूं, लेकिन मान लीजिए आप घर पे कहें, कोई लड़का कहे कि पापा बहू नहीं दामाद ढूंढा है, और कोई लड़की कहे कि पापा दामाद नहीं बहू ढूंढी है। मैं जानना चाह रहा हूं कि भारतीय समाज कितना तैयार है इन प्रश्नों के लिए। तो आप में से कितने के पेरेंट्स इसके लिए कहेंगे हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करें जरा देखें। इसमें भी 2 लोग हैं कि मतलब आप, अरे भाई आप उन पर दबाव क्यों बना रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप में से कितनों के पेरेंट्स इस बात को सुनकर भी सहमत हो जाएंगे। मैं तो आपके पेरेंट्स को देखना चाह रहा हूं कि उनका सहमति का असर क्या बनेगा। इसमें ये आपके बारे में कमेंट नहीं है कि आपकी रुचि क्या है क्या नहीं है, वो तो पर्सनल मामला है। ये हंसने का मामला है ही नहीं, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट का मामला है ना, व्यक्तिगत रुचि का मामला है। लेकिन अगर इस पीढ़ी में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोले तो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी में से कितने लोग इस बात को सुनने को तैयार हैं, ये प्रश्न इस बारे में है। और ऐसे में 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया तो बहुत बड़ी बात है। वरना जिस बेल्ट से हम लोग हैं, हिंदी समाज से, हिंदी समाज में ऐसे परिवर्तन स्वीकार करना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर 2 लोग भी कह रहे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो जाति व्यवस्था शहरों में आमतौर पर नहीं चलती है, इन मामले में साथ में बैठने में, साथ में खाने पीने में नहीं चलती है। हाँ, शादी ब्याह का मामला है तब चलेगी जाति व्यवस्था, धूमधाम से चलेगी। तो गांव की दुनिया इन चीजों पर टिकी है और शहर की दुनिया इन चीजों पर टिकी है। इनके साथ एक और अंतर ध्यान रखना है। अब मैं पहले गांव की दुनिया समझा रहा हूं, फिर शहर में पहुंच जाएंगे। सामंतवाद का सीधा सा मतलब है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यहां पर चलेगी। यहां कृषि लिख लीजिए, यहां उद्योग लिख लीजिए, फैक्ट्री सिस्टम। खेती होती है, खेती की जमीन है, कुछ लोग जमींदार हैं, क्योंकि सामंतवाद चल रहा है, वो सामंत लोग हैं, वो लगान वसूलते हैं। आम आदमी खेती करता है, उसके पास अपनी जमीन है, या अगर अपनी जमीन नहीं है तो बटाई पे खेती करता है, मजदूरी करता है खेती की। अब इस सिस्टम में क्या है, क्योंकि खेती के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए और कम ही लोग रहेंगे, तो वहां जनसंख्या का घनत्व तो हमेशा कम ही रहेगा, जो कि गांव की एक विशेषता ही है। फिर प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसायों में जहां लोग ज्यादा हैं उसी गांव कहते हैं, और यहां सब लोग खेती कर रहे हैं तो ये गांव ही है। गांव में संयुक्त परिवार का होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि सबका प्रोफेशन एक जैसा है। माँ बाप हैं, उनके 3 बच्चे हैं, सबको खेती ही करनी है। जब सबका एक ही प्रोफेशन है, एक ही जगह रहना है, तो अलग अलग गृहस्थियां बनाने से नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। तो क्यों ना एक ही गृहस्थी में रहें। इसलिए वो लोग अमूमन एक ही घर में रहना पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार इसलिए ग्रामीण समाज में सामान्य विशेषता बनकर उभरता है, ये कोई रेयर बात नहीं।
धर्म जाति नस्ल इसलिए वहां ज्यादा है क्योंकि आमतौर पर किसी गांव में एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, तो उनमें हम की भावना धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे आ ही जाती है। जातियां कहीं कहीं एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आप जातियों में भी पाएंगे, क्योंकि जातियों की जिंदगी में ठीक ठाक अंतराल भारतीय समाज में है, इसलिए जातियों के अंदर भी हम की भावना कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये भावना घर कर जाती है, तो गांव की संरचना ऐसी बनती है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि गांव में वर्ग कितने होते हैं, वर्ग का मतलब इकोनॉमिक क्लासेस कितनी होती हैं, तो मुख्य रूप से आजकल तो वैसे कहते हैं कि वर्गों की संख्या तय करना संभव ही नहीं है, हर व्यक्ति अलग वर्ग हो जाता है आजकल तो, लेकिन मोटे तौर पर दो वर्गों से काम चल सकता है। एक सामंत वर्ग है और एक कृषक वर्ग है। यह हो सकता है कि बड़ा सामंत है कि छोटा सामंत है, बड़ा किसान है कि छोटा किसान है, पर आमतौर पर प्रोफेशंस दो ही उनसे काम चलता है, सामंत और कृषक। हाँ, कुछ जातियां होती हैं जिनको कमीन कहते हैं जजमान के कंपैरिजन में, जो सेवा प्रदाता जातियां होती हैं, जैसे नाई है, सेवा देगा अपनी, तो उसको भी आप वर्ग की दृष्टि से कृषक के आसपास रख लीजिए, क्योंकि वो भी कमजोर स्थिति में है सामंतों की तुलना में। जो असली प्रश्न है आप मुझे बताएं, सामंत को कृषकों से लगान वसूलना है, क्या यह काम इतना जटिल, इतना तकनीकी, इतना मुश्किल है कि सामंत को कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, या ये काम कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। और क्या लगान वसूलना इतना तेजी से होने वाला काम है कि सामंत अपने इलाके में किसानों के खेतों को देख ही नहीं पाएगा, या अगर सामान्य रूप से भी हल्का फुल्का ट्रैवल करता रहेगा तो खुद ही देख लेगा? देख सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब जमींदार अपने इलाके के किसानों से लगान वसूल करने के लिए किसी अन्य वर्ग या व्यक्ति या सेवा प्रदाता पर निर्भर नहीं है, वो खुद ये काम कर सकता है। स्पष्ट हुआ? अब आइए शहर की तरफ। आधुनिक काल की शुरुआत तब हुई जब पूंजीवाद और उद्योग की शुरुआत हुई। जब भी इकोनॉमी चेंज होती है बहुत बड़े स्केल पर, कुछ समझदार लोग कमाल कर देते हैं। तो जो सामंत थे उनके पास पैसा था, उनमें से कुछ के पास दिमाग भी था, अधिकांश के पास दिमाग नहीं था। जिनके पास दिमाग था उनको वैज्ञानिक क्रांति के तुरंत बाद समझ में आ गया कि अगर हम खेती के बजाय फैक्ट्री लगा लेंगे तो हमारी आय बढ़ जाएगी। पर कोई नया काम करने के लिए गट्स चाहिए, उद्यमशीलता, साहस चाहिए, इनोवेशन चाहिए, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आप प्रयोग करेंगे। खतरा भी है हारने का, विफल होने का। यही सारे गुण मिला के क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर है, उद्यमशील है, उद्यमी व्यक्ति है। तो कुछ सामंत उद्यमी बन गए। उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, मशीनें खरीदी, बड़ी जमीन ली, फैक्ट्री लगाई, लोगों को मजदूरी पे रखा और फैक्ट्री से उत्पादन करना शुरू किया। और क्योंकि उस समय मार्केट बहुत फैली हुई थी, इसलिए उत्पादन बिक ही जाएगा, यह भरोसा उनको रहता था। और धीरे धीरे ये लोग बन गए पूंजीपति, और पूंजीपतियों ने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए रखा मजदूरों को। मार्क्स की भाषा में मजदूर को बोलते हैं सर्वहारा, ये नोट्स में आया होगा आपके। सर्वहारा या प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है मजदूर। प्रोलिटेरिएट जर्मन भाषा में कहते हैं, उसको हिंदी में सर्वहारा कह देते हैं। और जो पूंजीपति है उसको मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में जर्मन भाषा में कहते हैं बुर्जुआ या बुर्जुआजी। बुर्जुआजी बोलते हैं वर्ग को और बुर्जुआ बोलते हैं पूंजीपति को। तो यहां पर जो दो क्लासेस थी, एक था सामंत और एक था कृषक या कृषक मजदूर या सेवा प्रदाता। यहां भी दो वर्ग बन गए, एक बुर्जुआ हो गया, एक प्रोलिटेरिएट हो गया, यानी कि पूंजीपति और सर्वहारा हो गया, मजदूर हो गया। हजार हजार मजदूर एक एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जबकि खेती में एक खेत में 4 या 5 किसान काम करते थे। उन्हें कंट्रोल करना, देखना आसान काम था। खेती में फसल हुई ठीक से कि नहीं हुई, वो देखने के लिए लंबा समय मिलता था। 2 महीने 3 महीने में कभी भी एक सर्वे कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। किसान ये तो कर नहीं सकता कि आपने फसल हटा दी फिर बाद में लगा दी फसल, ये तो कर नहीं सकता था। तो फसल का सर्वे करना एक आसान काम था। उसके लिए जितनी विशेषज्ञता की जरूरत थी वो सामंत के पास भी थी, क्योंकि वो उसी मिट्टी में रह के पला बड़ा है, सारा ज्ञान है ही। अब मजदूर हैं हजारों, और हजारों मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मशीनें अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही हैं या नहीं, प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं, ये पूंजीपति की समझ में आने वाली चीज है नहीं, ये उसके बस की बात नहीं।
इसलिए इस पूंजीपति को निम्न वर्ग यानी मजदूर वर्ग को कंट्रोल करने के लिए और अपने फैक्ट्री को ठीक से चलाने के लिए कुछ विशेषज्ञों की जरूरत है। और इन विशेषज्ञों से बनता है मध्य वर्ग, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार पूंजीवाद के साथ बनता है। मध्य वर्ग छोटा मोटा हर युग में रहता है कि गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, उस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं। मध्य वर्ग संरचनात्मक वजहों से दुनिया के इतिहास में पहली बार बनता है पूंजीवाद के साथ। उसके पहले केवल आर्थिक वजहों से है कि बहुत अमीर नहीं हो पाए, बहुत गरीब भी नहीं है, तो मध्य वर्ग कह दिया उसको, उस सेंस में नहीं। प्रोफेशनल डाइवर्सिफिकेशन के सेंस में पहली बार हुआ। ये मध्य वर्ग क्या काम करेगा? ये सुपरवाइजर बनेगा, ये फोरमैन बनेगा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखेगा, ये मशीन की डिपार्टमेंट टेक्निकल काम जो है यानी कि टेक्नीशियन बनेगा, मैकेनिक बनेगा, ये सारे के सारे काम ये वर्ग करेगा। और इनमें से जो सुपरवाइजर्स हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है कि हर 20 मजदूरों पर एक सुपरवाइजर है, 5 सुपरवाइजर्स पर एक बड़ा सुपरवाइजर है, 5 बड़े सुपरवाइजर्स पे एक और बड़ा सुपरवाइजर है, और ऐसे 5 पर फैक्ट्री का जो चीफ या सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है। और सीईओ ने 5 लोगों से मीटिंग ली, उन 5 ने अपने अपने 5 से ली, उन 5 ने अपने अपने 5 से ली, और हर मजदूर तक उनकी पकड़ हो गई है। सारी चीजें सिस्टम में चल रही हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि एक एसपी के नीचे 3 डीएसपी हैं, एक डीएसपी के नीचे 3 एसएचओ हैं, एक एसएचओ के नीचे 3 इंस्पेक्टर हैं, फिर एक डीआईजी के नीचे 3 एसपी हैं, एक आईजी के नीचे 3 डीआईजी हैं। ठीक वैसा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में चलता है, फैक्ट्री में चलता है। और इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ग हुआ मालिक जो अमीर वर्ग है, एक है मजदूर जो गरीब वर्ग है, और बीच में एक वर्ग और आ गया जो मध्य वर्ग है। यह मध्य वर्ग इतिहास में पहली बार हुआ है। अब ये मध्य वर्ग कैसे पहुंचा देखिए। ये सारे मजदूर वो हैं जो गांव में किसान थे, वहां पैसा नहीं मिलता था, वहां शोषण भी होता था। बरसात आ गई सब खत्म हो जाएगा, बरसात नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। फिर गांव में शोषण के 1000 तरीके और भी होते हैं। जैसे ही किसानों को मौका मिला कि शहर में फैक्ट्री में काम करो और डेली पैसा मिलता है, नकद पैसा मिलता है, किसी का भी मन करेगा या नहीं करेगा? मन करेगा उसका। गोदान पढ़ते हुए आप देखेंगे कि होरी के जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है। और वो संकट ये है कि जो 10 रुपए का भी मजदूर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, पर खेती में जो मर्जाद है वह मजूरी में कहां। मर्जाद समझ रहे हैं? मर्यादा, मर्जाद है। आजकल के मध्य वर्ग के सामने एक संकट यह है कि वो भारत का नागरिक रहे या किसी और देश की नागरिकता ले ले। जो यहां से अमेरिका काम करने गए, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, जब 8-10 साल काम कर लेते हैं वहां उनको नागरिकता मिलने का स्कोप बन जाता है। उनके बच्चे बोलते हैं लो नागरिकता, हम क्यों जाएंगे उस बैकवर्ड कंट्री में, इंडिया में। जो छोटे बच्चे वहीं पैदा हुए या वहीं पले बढ़े हैं वो तो झेल नहीं पाते यहां पर आकर। अब जो पीढ़ी ऐसी है कि पैदा यहां हुई थी, पली बड़ी यहां थी और नौकरी करने वहां गई थी, और ये कह के कि हम 3 साल में लौट के आ जाएंगे, और जो लौट के आते नहीं कभी, वो वाली जो पीढ़ी है उसको बड़ा दर्द होता है कि यार नागरिकता छोड़ दे भारत की। एक आखिरी कागज वही तो है पासपोर्ट हमारा, और तो लिंक बचा नहीं है। तो उसका बच्चा बन जाता है गोबर, कि जेब में रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है ना मर्यादा का काम है। वो क्या बोलते हैं, जेब में ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट हो तो ना हुक्का पानी का काम ना मर्यादा का काम। और बाप बोलता है कि अमेरिका के पासपोर्ट को रखने वाला आदमी हमसे अच्छी स्थिति में रहता है, उसको ये फायदा है वो फायदा है, किंतु भारतीय पासपोर्ट में जो मर्यादा है ना वो अमेरिकन पासपोर्ट में थोड़ी है। हर पीढ़ी के सामने संकट इसी तरह के आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के संकट आते हैं। और गोबर क्या करे होरी से, छोड़ो ये सब बेकार की बातें हैं, हम मजदूरी करेंगे। और गोबर मजदूरी करता है, अमीर बन जाता है। और गांव में आता है, बच्चे बोलते हैं गोवर्धन भैया आए हैं, धन है ना साथ में, गोवर्धन भैया आए हैं। अंत में होरी भी मजदूर बनता है लेकिन दुखियों के मजदूर बनता है। और यही द्वंद्व पूस की रात में थोड़ा कम मात्रा में हल्कू में है। हालांकि हल्कू खुश है, दमड़ी में आपको दिखेगा ये वाला द्वंद्व, छोड़ेगा नहीं। जो मर्जाद है ना वो नहीं मिलेगी मजदूरी में। पर ये सब लोग वो हैं जो मजदूरी करने आ गए हैं क्योंकि वहां उनके पास काम नहीं था, और यहां काम करते हैं, पैसा मिलता है, खुश रहते हैं। एकल परिवार इनके भी बनते हैं और एकल परिवार मध्य वर्ग के बनते हैं, क्योंकि चारा नहीं है इनके पास। जो गांव से निकला मजदूर बनने के लिए अकेला निकला है, उसका वेतन शहर में इतना तो है कि वो सरवाइव कर ले, पर इतना नहीं है कि पूरे कुनबे को बुला ले अपने, सब भूख से मर जाएंगे।
और ट्रांसफरेबल जॉब है। खेती ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होती है, इसलिए गांव में संयुक्त परिवार चल जाता है। शहर में संयुक्त परिवार केवल उसका चलेगा जो उद्यमी होगा। उद्यमी है, उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तीनों फैक्ट्री में हेल्प करते हैं, फैक्ट्री उस शहर में ही है, सब एक घर में रहते हैं, ट्रांसफर हो नहीं सकता। आप नहीं चला पाएंगे संयुक्त परिवार। आईएएस बन जाए, चाहे कुछ बन जाए। आईएएस है, कहां पर है? दिल्ली में है। अरे बाप रे बाप, दिल्ली का ऑर्डर में है। ओहो, इतने में ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया अंडमान निकोबार, क्योंकि दिल्ली का ऑर्डर में वो भी आता है। आपने पूरा फूफा चाचा ताऊ सबको बुला लिया कि सामान लेके आ, जो दिल्ली में रहेंगे हम लोग, और आप चले गए अंडमान में। वो सब परेशान, काला पानी चला गया बेटा हमारा, कैसे मैनेज करेंगे? वहां सबको ले जाएंगे तो जनजाति का अनुपात कम हो जाएगा, वहां तो पूरा कुंबा लेके चले गए आप, ये भी अलाउड नहीं। फिर आप सबसे कहेंगे आप लोग गांव में रहिए, हम भटकते रहेंगे ऐसे ऐसे, और अपनी बीवी या अपने पति और बच्चों को लेकर घुमाते रहेंगे, एकल परिवार चलेगा। ऐसी मजदूर है, मजदूर आएगा बेचारा, गोपालगंज से निकला है, घूमते घूमते गोपालपुर में आया है दिल्ली में, यहां नौकरी करता है। एक दिन पता लगा नौकरी खत्म हो गई, गुड़गांव में नौकरी मिली है, वहां चला गया। फिर मुंबई में नौकरी मिल गई, वहां चला गया। संयुक्त परिवार कहां लिए घूमेगा साथ में? लेकिन धीरू भाई अंबानी अगर चाहे तो संयुक्त परिवार चला सकता है। ये तो मुकेश और अनिल की बनी नहीं, अलग बात है, लेकिन अगर उनकी बनती तो कोई वजह नहीं थी कि अलग हो। ट्रांसफर हो गया अनिल अंबानी का, ये नहीं हो सकता। क्या ट्रांसफर होगा? सारी फैक्ट्रीज के मालिक हैं, मुंबई में रहते हैं, वहीं फैक्ट्रियां हैं, और जहां जहां है बाकी लोग, वहां मध्य वर्ग के लोग काम कर रहे हैं उनके बदले। रिपोर्टिंग डेली होती है, वो नहीं जाते, वहां से लोग रिपोर्ट देने के लिए आते हैं। क्यों छूटेगा परिवार? नहीं छूटेगा। इस कंसेप्ट को एकदम समझ लीजिए कि बड़े शहरों में संयुक्त परिवार केवल और केवल उसका चलेगा जो उद्यमशील व्यक्ति है। वो भी चलेगा, गारंटी नहीं है, अगर भावनात्मक संबंध ठीक है तो चलेगा। या कोई नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में रहने वाले एक परिवार के लोग हैं जो बाई चांस सब नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, उनका चल सकता है, वरना चल ही नहीं सकता। ये सारे के सारे बेचारे एकल परिवार में आ गए हैं, अकेले रहते हैं, दिन भर फैक्ट्री में काम करते हैं, थकते हैं शाम को, और हर फैक्ट्री के पड़ोस में एक गरीबों की बस्ती बनती है जिसको स्लम कहते हैं। स्लम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मलिन बस्ती या झुग्गी कहते हैं। अब आप सिचुएशन समझिए शहर की क्या है। एक शहर है, बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां पर है। शहर में फैक्ट्री लगी या फैक्ट्री लगने से शहर बना, पर अंततः होना यही है कि शहर और फैक्ट्री साथ साथ रहेंगे। आप किसी गांव में फैक्ट्री लगा दीजिए, वो शहर बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, शहर में फैक्ट्री लगे या फैक्ट्री लगने के बाद शहर बसे, अंततः शहर और फैक्ट्री का संबंध बनना ही बनना है। शहर है, उस शहर के सबसे हाई क्लास के इलाके में रहता है पूंजीपति अपने परिवार के साथ, वो मालिक है। शाम को क्लब में जाता है, दूसरी फैक्ट्रियों के मालिकों से उसकी दोस्ती है, वो भी क्लब में आते हैं, धुआं छोड़ते हैं सिगार से, पैग लगाते हैं, ताश खेलते हैं, फ्लैश खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, और कभी कभी गरीबों के बारे में हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं। ये उनका लाइफस्टाइल है। बोर नहीं होते, वो अपने इलाके में ही है, उनका एकदम कल्चरल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उनका अच्छा भरा दोस्ती का समूह बना हुआ है। गरीब लोग आए हैं दूर दूर से, एक फैक्ट्री में 1000 हैं, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जो अच्छा काम करता है उससे लोग कहते हैं कि यार 3-4 और लोग चाहिए, अपने गांव के लोग बुला लेता है। करते करते हर गांव के 10-10 लोग वहां पर हैं, उनकी अच्छी दोस्ती भी है। फैक्ट्री में दोस्ती नहीं निभा पाती क्योंकि काम अलग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन शाम होने के बाद जैसे ही पहुंचे अपने इलाके में, उसके बाद जमती है महफिल और चिलम फूंकते हैं सब साथ में मिलकर। चिलम फूंक रहे हैं, डफली बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, सजनवा बेरी हो गए हमार, उनका वो चल रहा है। बोर नहीं हो रहे। आप गांव के किसी आदमी की जिंदगी में अकेलापन, अजनबीपन, बोरियत कभी नहीं पाएंगे। वो बोर होना चाहे तो ही बोर नहीं हो सकता, ऐसी हालत है वहां। चीजें इस तरह की कि बोर नहीं हो सकता। मेरा आप समाज के प्रभाव से परेशान हो सकते हैं, अकेलेपन से नहीं हो सकते। जैसे रूसो ने कहा था, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, दुनिया हमारे साथ जरूरत से ज्यादा है। इतना भी नहीं होनी चाहिए भाई, थोड़ा एकांत भी मिलना चाहिए इंसान को। इन गांव में तो क्या है, अगर आप गांव से निकले और सामने चौधरी की बेटी आ रही थी और आपने उससे पेन मांग लिया, अगर शाम तक गांव में खबर फैल जाएगी कि दोनों की शादी होने वाली है। आपने खाली पेन मांगा है क्योंकि एक जरूरी साइन करने थे, पेन था नहीं, तो वो आ गई, आपने कहा भाई पेन दे दो, उसने पेन दे दिया, इतना ही हुआ। पर डाकिये ने देख लिया और घर घर में जाके सूचनाएं प्रदान कर दी, और हर घर के व्यक्ति ने थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा के अगले घर में बताई बात।
और शाम तक होते थे शादी की डेट तय हो गई है, और 2 दिन बाद अगर बात पनघट पे चल पड़ी तो बच्चों का नाम भी आ जाएंगे कि जिनके बारे में बताया नहीं गया है, उन बच्चों का नाम ये है। भाई ये माहौल है। आप चाहेंगे भाई मुझे बख्श दो, मेरे बारे में बात मत करना यार, क्या अब इसी बारे में बात होगी। आज ऐसे बोल रहा था। तो गांव में ये नहीं होता कि आप बोर होंगे। और स्लम, बस्ती और गांव अपने चरित्र में एक जैसे होते हैं। सुविधाएं अलग हैं। गांव में खुली हवा, खुली धूप, सब कुछ है। स्लम में वो सब नहीं है। और स्लम में जिस डेंसिटी में लोग रहते हैं तो माहौल वैसा रहता है। चिलम भी चलेगी, गप में भी चलेंगी, ताश भी चलेगी, खूब बरगद के पेड़ के नीचे महफिल सजेगी, सब कुछ होगा। इसलिए मजदूर की जिंदगी में बोरियत नहीं होती है। बाकी कुछ भी हो सकता है, बोरियत नहीं होती है। पूंजीपति वैसे ही बोर नहीं होता। शाम को सिगार लेके पहुंच जाता है क्लब में, वहां सारे सिगारपति आए होते हैं, सब बैठते हैं साथ साथ। ये जो बेचारा ना, ये फंस गया बीच में। ये आया है 100 मजदूर कंट्रोल करने के लिए। पढ़ा लिखा भी है, ये पढ़े लिखे नहीं है। यहां पढ़ाई लिखाई को पूछता नहीं है एक लेवल के बाद। ये पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं। और इनकी जो पत्नियां मजदूरों की पत्नियां भी काम कर रही हैं, और नहीं भी कर रही हैं तो कम से कम आपस में गप्पे तो मारी रही हैं, बात तो कर सकती हैं। ये इतने कम हैं, किसी किसी फैक्ट्री में केवल 2 लोग हैं, दिन भर काम करना है। इनके घर पर, इनके घर के जो लोग हैं, पत्नी या पति जो भी है, वो एकदम अकेला है। अगर ये चाहे कि मैं पूंजीपति के साथ थोड़ा मतलब मेल जोल बढ़ाऊं, दोस्ती कर लूं, पूंजीपति भाव नहीं देगा। भाग यहां से, काम कर चुपचाप। आ गए खाना खाने के लिए, साथ में खाना खाएगा। पूंजीपति ऐसे बोलता है। अगर ये सोचे कि कुछ मजदूरों से दोस्ती कर लो, तो पूंजीपति ने कह रखा है कि भैया अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घास से दोस्ती मत करना। आपको उन्हें कंट्रोल करना है, और कंट्रोल तभी तक है जब तक उसकी आंखों में आपको लेके खौफ है। जहां आप अनौपचारिक हुए, खौफ खत्म हो जाएगा। ये अलाउड नहीं है। अब ये परेशान है। इसकी पत्नी कह रही कि मैं करूं क्या, मुझे शहर में लेके आ गए। उससे बड़े गांव में ठीक थी, कम से कम बातें तो होती थी। जेठानी से और भौजाई से, देवरानी से बातें तो होती थी। यहां तो कोई है ही नहीं। क्या करे बेचारा। और ये स्थिति शहर में हर फैक्ट्री में कुछ कुछ लोगों के साथ हो रही है। और एक शहर की बात नहीं है, पूरे यूरोप की बात है। इसे बोलते हैं मध्य वर्ग का अकेलापन। ट्रांसफरेबल जॉब है, अच्छी दोस्ती भी नहीं कर सकते, कल वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये अकेलापन पत्नी का तो है ही। पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। जब पति नौकरी पे गया है, कम से कम वहां व्यस्त है, पत्नी दिन भर घर में अकेली है, बोर हो जाती है। कोई मेल जोल नहीं है वहां पर, कैसे समय गुजारे अपना। और शाम को आने के बाद पति भी उतना ही अकेला है। और पति पत्नी आपस में कितने भी अच्छे दोस्त हों, अगर 2 ही लोग साथ में, बोर तो हो ही जाएंगे। क्या बात करेंगे 24 घंटे, कैसी बात करेंगे? 2, 4, 6, 8 महीने के सुंदर काल के बाद फिर वही सब बातें जीएस टाइप की होनी शुरू हो जाती है कि जानती हो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। ये सब बात होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था कभी भी। तो एक पड़ोसी ने पूछा कि यार कमाल आदमी हो तुम लोग, सबके घरों में इतने बर्तन टूटते हैं, तुम्हारे घर में आज तक झगड़े की आवाज तक नहीं है, कैसे मैनेज करते हो? उसने कहा हम लोगों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। छोटे फैसले पत्नी करती है, बड़े फैसले मैं करता हूं। और ऐसी सहमति है कि आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं। बोले वाह क्या बात है, थोड़ा हमें बताओ, हम भी अपने घर में ट्राई करेंगे। बोला देखो, छोटे फैसले जैसे ये कि घर खरीदना है या बेचना है, जैसे बेटे की शादी किससे करनी है, ठीक है, जैसे छोटे फैसले हैं, ये पत्नी कर लेती है। बोले अच्छा, फिर बड़ा फैसला क्या है? बोले बड़ा फैसला जैसे अमेरिका को सीरिया से वापस आना चाहिए या नहीं, ये मैं कर लेता हूं। ऐसे ही रूस और अमेरिका में संबंध कैसे होने चाहिए, भारत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करे या ना करे, ये सब मैं कर लेता हूं। तो इससे हमारे घर का माहौल ठीक रहता है और कभी झगड़ा होता ही नहीं। हमने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया है, काम करने का एरिया बांट लिया है। तो आप लोगों को शांत जीवन का उपाय समझ में आ गया? अंततः यही उपाय है, इसको जितना जल्दी अपना लेंगे उतनी जल्दी जीवन में शांति।